बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। तो आइए देखते हैं कि हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें आज क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा मैसेज ये है, हर काम में मशवरा कर लिया करो, बग़ैर मशवरे के काम नहीं करना चाहिए। इस पर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल-हिज़्मु अन तुशाविरा ज़ा रअयिन सुम्मा तुतीअहु। अक़लमंदी और दानिशमंदी यही है कि अस्हाब राय से मशवरा कर लिया करो, फिर जो वो मशवरा दिया करें उसकी इताअत किया करो। तो आज का मैसेज ये है कि हर काम में किसी अक़लमंद साहिब राय से मशवरा करना चाहिए, फिर उस पर अमल करना चाहिए, इसी में खैर होती है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि कोई भी काम करने से पहले जो आपके अच्छे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, जो लगता है आपको कि अच्छा मशवरा देंगे, उनसे मशवरा करके ही काम करना चाहिए। लेकिन इस बात का ख़याल ज़रूर रखें क्योंकि आजकल आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि गलत मशवरा देकर आपको फंसा देते हैं। तो हमेशा भरोसे वाले आदमी के साथ मशवरा करें। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब और जानते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर सेहत सिंध ने ओमिक्रॉन में 50 तब्दीलियों का इंकशाफ कर दिया। वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल करार दे दिया। सिंध हुकूमत का मेयर का इलेक्शन ओपन करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम नहीं कर सकते। अहले कराची को बल्दियाती मसाइल से निजात ना मिली। करौंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मसाइल इंडस्ट्रियल एरिया मसाइल की आमाजगाह बन गया। मरकजी सड़क खस्ता हाली का शिकार। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी। नैब ने पीपल्स पार्टी रहनुमा आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे। शहर कायद में तेजाब गर्दी का एक और वाक़या। महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी में शादी से इनकार पर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। जी ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद रियाज साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, सब ठीक ठाक। महमूद साहब, पहले हम स्टोरी डिस्कस करेंगे और वो ये है कि जो ओमिक्रॉन आया है वेरिएंट, उसके हवाले से वज़ीर सिंध ने 50 तब्दीलियों का इंकशाफ किया है और कहा है कि वैक्सीनेशन ही इससे बचाव का वाहिद हल है। और अब जो 12 साल तक के जो बच्चे हैं इससे बड़ी एज के, उन सबको वैक्सीनेशन लगाना लाजमी करार दे दिया है। और अब कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के अलावा जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हर 6 महीने के बाद बूस्टर लगाया जाएगा। तो इस हवाले से बात करते हैं। ओमिक्रॉन का क्या कोई केस पाकिस्तान में अभी तक मतलब उसकी तस्दीक हुई है? पाकिस्तान में तो नहीं आया, लेकिन कम केसेस हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है और पूरी दुनिया में हुकूमतें जो हैं उन्होंने ओमिक्रॉन के खिलाफ जो है मतलब उससे लड़ने के लिए लड़ेंगे तो क्या
वो पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी। और उसमें सबसे अहम तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बांग्लादेश खेल रही है और साउथ अफ्रीकन कोच हैं वर्नन फ्रेंडर, तो वो भी आज दूसरा टेस्ट शुरू हुआ है, मगर उससे कबल ही ओमिक्रॉन के बायस के फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी जनूबी अफ्रीका, तो वो टीम को छोड़कर मतलब वो चले गए। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुआ है और सऊदी अरब, उसके अलावा अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, तो अभी तक बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कहला रहा है ओमिक्रॉन। और यकीनन पाकिस्तान के अंदर आपको इससे प्लानिंग करनी होगी, आपको तैयारियां करनी होंगी। जैसे कि अजरा पेट्रो जो कि वजीर सेहत हैं सिंध की, उन्होंने कहा अब कुछ बूस्टर्स में हैं जो 50 साल से उम्र से ज्यादा अफराद को लगेंगे, मरहलावार लगेंगे। अभी जो स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन, इसलिए कि बड़े आप देखें तकरीबन 2 साल हमारा पूरा मुल्क जिस तरीके से कोविड के बायस रहा, और फिर भी हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ कोविड को किया। पाकिस्तान में नुकसान यकीनन हुआ, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है, ज़ाहिर बात है। जो यौमी उजरत पे काम करने वाले लोग हैं उनको तमाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जो है यहाँ पर वो किया गया था कि आपका कोविड के लिए जो क्या कहते हैं उसको, कि बंद किए गए थे इदारे भी बंद और तमाम वो था। अब दोबारा उस पर कहा जा रहा है कि इदारे वो जो बाजार वगैरह हैं वो भी जल्दी बंद कर दिए जाएंगे। और एनसीओसी जो है वो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें देख रही है, वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू होगा, तो यकीनन आपको एक प्लानिंग करनी होगी। अच्छी बात यह है कि आप 2 साल से कोविड से लड़ रहे हैं, कोरोना है, अब उसका एक चीज चेंज हुई है कि ओमिक्रॉन हो गया, लेकिन सिम्टम्स वही हैं, ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वजीर सेहत ने कहा है कि 50 तब्दीलियां, किस किस्म की तब्दीलियां? 50 तब्दीलियां, अब यकीनन इसके अंदर कोई मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट हो सकते हैं कि क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, किस तरीके से हमलावर होगा, किस उम्र के लोगों पर हमलावर होगा, किसका इम्यून सिस्टम क्या है, कौन पहले किस किस्म का पेशेंट है जो उसके खिलाफ जो है वो ज्यादा उसको मदाफत पेश करनी होगी। तो यकीनन हुकूमत के पास ही इसका इलाज, तो इसका क्या होगा अब आपको। लेकिन महमूद साहब, अगर हम वेरिएंट की बात करें तो ये वायरस अपनी ज़ाहिर शक्ल बदलता है, हर वायरस बदलता है, लेकिन हमारे पास वेरिएंट को चेक करने की कोई मशीन तो नहीं, हमें तो सिर्फ कोरोना का ही टेस्ट करने की है। तो किस तरह से आइडेंटिफाई करता है पाकिस्तान में? तो यकीनन वो आपके टेस्ट होते हैं, जैसे कोविड का था, कोविड-19 का टेस्ट होता था, इसके भी टेस्ट हैं, वो तो अब आ रहा है, लेकिन अभी तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई केसेस नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा, पहले भी ये फैला था कि एयरपोर्ट पे कुछ नेग्लिजेंस हुई थी कि वहां से लोग जो है वो आके चले गए थे। और अभी भी ऑफ द मतलब अभी कुछ लोग गए तो उनका कहना था कि जब वापस आए तो उनका टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ और उनके फॉर्म पे टिक कर दिया गया जो बाहर से आए थे। तो यहाँ पर जहाँ पर जिस मुल्क में एंट्रेंस होती है आपकी, वहाँ पे बड़ी सख्ती की जाती है कि लोग गैर मुल्की आ रहे हैं, कोई सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहा है। चूंकि जनूबी अफ्रीका तो इतने ज्यादा लोगों की नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट और यूरोप तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जाते हैं। तो जितने आपके एंट्री लेवल्स हैं जहाँ से आपके एंट्रेंस होती है, एयरपोर्ट्स वगैरह इंटरनेशनल, वहां पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वहां पर इसको जांचना चाहिए, वहां सख्ती करनी चाहिए। और जो भी इस किस्म का कोई वेरिएंट आता है उसको क्वारंटाइन करें और उसके खिलाफ जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वहां से वो शुरू करेंगे तो इससे बचाव मुमकिन हो सकता है। और इसका जैसा कहा है कि वैक्सीनेशन इसका एक बेहतरीन है। अब आने वाले वक्त में अब ये तो जो तिब्बी माहिरीन है वो बताएंगे कि ओमिक्रॉन के लिए भी कोई दीगर और कोई वैक्सीन होगी या ये बूस्टर से इजाफा हो जाए, बूस्टर लगाने से ही सही हो जाएगा। तो ये तो अच्छा महमूद साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई और उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड्स बनवाए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कुछ लोगों को मैं भी। तो अब ये जो लोग हैं अगर वो बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली ये वैक्सीनेटेड नहीं है, इन पे वो वायरस ज़्यादा असर करेगा बनिस्बत उनके जो कि वैक्सीनेटेड है, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो रही है? अब ये पाकिस्तान में तो सब कुछ हो जाता है ना, इससे नुकसान होता है। जो मैंने अभी कहा कि हमारे मेरे कुछ अपने जाती जानने वाले वो आए कनाडा से, उन्होंने पिछले हफ्ते में ट्रैवल किया, तो आके यहाँ उनका टेस्ट होना तो नहीं हुआ, उनका टिक कर दिया। बहुत सारे लोग, हम तो अभी तक पोलियो की वैक्सीन से लड़ रहे हैं, दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, हम तो अभी तक पोलियो से बाहर नहीं निकले। लोग कहते हैं ये वैक्सीन नहीं करानी चाहिए, बच्चों के अंदर अमराज बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो नई चीज आती है, कोई वैक्सीन आती है, उसकी अडॉप्टेशन में बहुत सारे कुछ लोग उसके अंदर मजहबी तौर पे, कुछ माशरती तौर पर उसके अंदर इफ एंड बट्स निकाल देते हैं। लेकिन एक महफूज वैक्सीन, आप इसी से बच सकते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। तो यकीनन लोग इसको मना करते हैं, लेकिन ये कि वैक्सीन जब होगी तभी आप इससे बच सकते हैं और यही इसका वाहिद हल है। और हुकूमत को सख्ती करनी होगी। बहुत सारे लोग हमने भी देखे हैं कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, डर खौफ है, लेकिन उन्होंने कार्ड बनवा लिए। दूसरा फिर उसके बाद ये हुआ कि बैनुल अक़वामी एयरलाइन जो है, अब वो जो उन्होंने असाइन किए जो आपकी लैब्स हैं
उनको कहा गया कि अब वो डायरेक्ट भेजें और QR कोड से भेजें। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी एक कारोबार शुरू हो गया कि पता चला जी आपने कुछ लो दो करके जो है वो वैक्सीन का जी अब पता चला अगर आपका कोविड आ गया तो आप तो बाहर नहीं जा सकते। इस किस्म की भी रिपोर्ट आई, तो जिसके बाद जो एयरलाइंस हैं उन्होंने ये कहा कि जी जो आपकी लैब्स हैं वो उनको कहा कि आप डायरेक्ट उनको एयरलाइन को जो पैसेंजर्स हैं उनका वो आप डाटा भेजेंगे और वो QR कोड के जरिए या होगा वो कॉपी यकीनन देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें जिसको देखने के बाद हुकूमत तो ज़ाहिर बात NCOC भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतें भी काम कर रही है, लेकिन ओमिक्रॉन से बचाव के लिए चूंकि आप में अवेयरनेस तो आ गई है। सबसे अहम बात कि हमने पहले जब देखा जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में भी नहीं आया था, उसी वक्त अगर हम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सख्त कर देते, बैन कर देते, तो फिर जो है कोरोना में इस तरह, क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, बाहर से लोग आ रहे थे, टेस्ट हो नहीं रहा था एयरपोर्ट पे, अच्छा नज़ला खांसी जुकाम तो नहीं, टिक करके आपको भेज रहे थे, सब हो जाता है यहाँ तो पर। ये आपको अब मेरे ख्याल है इस बार आपको कुछ बिल्कुल करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम तो है 2 साल से अब उसी से मतलब अब थोड़ी सी वो चेंज हुए, पहले कोरोना था अब ओमिक्रॉन हो गया, नाम की तब्दीली है और यकीनन खतरनाक वेरिएंट है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि डेंगू का भी मौसम शुरू हो गया, डेंगू के भी लोग शिकार हो रहे हैं, तो यकीनन हुकूमत को जो है इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को उसके साथ ताउन करना चाहिए। जल्द से जल्द खुद भी वैक्सीन लगवाएं, अपने बच्चों को भी लगवाएं, यही इसका हल है। सही, बिल्कुल सही, यही इसका वाहिद हल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेयर के हवाले से। सिंध हुकूमत ने कराची जो मेयर का इलेक्शन है उसको ओपन करने का ऐलान किया है और वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम नहीं कर सकते, अपोजिशन के तीनों एतराज़ पर बात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो बिल लाया जा रहा है उस पर जो है बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है, ख़ासतौर पे PTI की बात की जाए तो वो इसके ख़िलाफ़ है और जो तरमीमी बिल है सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल को उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है और कि वो इस बल्दियाती तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हैं। उनका कहना है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, PTI इसकी सख्त मुखालफत कर रही है और हम देखें कि मेयर जो लास्ट कराची में जो आए थे वो 2016 में वसीम अख्तर साहब, उसके बाद कोई मेयर नहीं आया कराची में और अब इस बिल की जो है वो मुखालफत की जा रही है। क्या कहेंगे, ये सही है, गलत है, क्या पर्सपेक्टिव? के बाद फिर ज़ाहिर बात एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के अंदर, अब भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे कराची के अंदर मुर्तज़ा वहाब। असल में आप जो भी सूबाई हुकूमत होगी वो अपोजिशन हर सूबे में उसके खिलाफ जाती है। जब भी बल्दियाती तरमीमी कोई आता है, बल्दियाती निज़ाम आता है, सब कुछ आता है, तो वो अपोजिशन जो भी होती है प्रोविंस की, उसको लगता है कि शायद हमारे मफादात इससे हिट होंगे। तो अगर आप पंजाब में देखें तो वहां पर आज PTI सिंध में कर रही है, पंजाब में जब PTI करेगी तो वहां पे मुस्लिम लीग नून, काफ या दीगर जो अपोजिशन की जमातें होंगी उनके बड़े सख्त किस्म के खदशात होंगे। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि परवेज मुशर्रफ का जो लोकल बॉडीज का निज़ाम तो बेस्ट निज़ाम था, जिसके अंदर एक टाउन बनाए गए थे, टाउन नाजिम था, और जिसको जो कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। अब यहाँ पर MNA MPO को ढूंढने में 5 साल लग जाते हैं, लेकिन जब बल्दियाती निज़ाम था, टाउन नाजिम, टाउन के जो लोग थे वो लोगों की दस्तरस में थे। लोगों के बल्दियाती आम लोगों का मसला क्या होता है, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरी गटर भरे में है पानी, और दीगर छोटे इस किस्म के छोटे मसाइल हैं वो आप अपने नाजिम से बात करते हैं। टाउन नाजिम रिजवान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद रिजवान साहब, सीनियर रिपोर्टर है हमारे। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। बताइए जो तरमीमी बिल है, बल्दियाती तरमीमी बिल, इस हवाले से हमें बताइए। सिंध हुकूमत तो इसको चाह रही है लाना, लेकिन जो बाकी अपोजिशन है और हुकूमत तहरीक इंसाफ PTI की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी इस बिल के खिलाफ है और उनका कहना है कि ये आइन के खिलाफ है। क्या बात ये सही है? जी देखिए, इस हवाले से जो ये तरमीमी बिल लाया गया है, इसकी मंजूरी हुई है सिंध असम्बली से, लेकिन इसके बाद जो अपोजिशन जमातों का रद्द अमल है, अगर उसकी बात की जाए तो वो कबल वक्त हम समझते हैं कि ये जो है वो दिखाई दिया है। उसकी वजह ये कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल में मेंशन नहीं की जाती हैं, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो चेयरमैन है वो मेयर होगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है वो नामजदगी हो सकेगी। इसी तरह टाउन हुकूमतों के हवाले से बात की गई थी, बड़ा मुतालबा जो है वो यही था
के साबिक सदर पाकिस्तान मुशर्रफ के दौर का जो है वो बल्दियाती निज़ाम कहा गया था अपोजिशन जमातों की जानिब से कि वो बेहतर है, उसमें टाउन सिस्टम बेहतर था, लिहाजा वो लाया जाए। ये मुतालबा भी जो है वो देखा जाए तो पूरा कर दिया गया है। टाउन सिस्टम जो है बहाली की बात की गई है इस तरमीमी बिल में। लेकिन जो इख्तियारात हैं, इख्तियारात के हवाले से ये बात समझने की ज़रूरत है कि कानूनी पेचीदगियाँ वो ये हैं कि गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए से मरहलावार जो है वो इख्तियारात दिए जाते हैं। अच्छा, की बात है। रिजवान साहब, मैं अगर रिजवान, कराची एक आप देखेंगे 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है और उसके मसाइल हल करने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो बल्दियाती इदारे हैं। आप भी एक तवील अरसे से कराची के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अपोजिशन का एतराज बराए एतराज है, ये वाकई इसमें जान है? और वो कौन सा ऐसी चीज है कि जिस पर अमल करके कराची के बल्दियाती निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? बिजली, पानी, गैस, जो सेवरेज के और दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है, या परवेज मुशर्रफ का जो बल्दियाती निज़ाम था वही ज्यादा सूटेबल है? देखिए, बल्दियात का मतलब तो ये है कि इख्तियारात जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर हों, यानी एक आदमी अपनी गली मोहल्ले के मसाइल जो है उसको फौरी तौर पर हल करा सके अपने इलाके में रहते हुए। ये है बल्दियात की असल थीम। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में और इस शहर की अगर बात की जाए या इस सूबे की बात की जाए तो यहाँ पे बल्दियाती मुलाजमीन हों या बल्दियाती इदारे हों, वो आवाम को रिलीफ फराम नहीं कर सके हैं सही मायनों में। और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा आपको कि बल्दियाती निज़ाम में मुस्तकिल जो है वो तरामीम की जाती रही है, जिसमें अपोजिशन हो या हुकूमती बेंचों के लोग हों, वो हमें कभी भी एक सीट पे जो है वो दिखाई नहीं दिए, एक पेज पे दिखाई नहीं दिए। ये हमेशा से होता रहा है कि जब भी कोई बल्दियाती निज़ाम में अमेंडमेंट की जाती है तो अपोजिशन खास तौर पे जो है वो उस पर सरापा एहतजाज रही। मुशर्रफ के दौर में भी जब ये बल्दियाती निज़ाम लाया गया था तो उस वक्त भी हमने देखा था कि वो सियासी जमातें जो कि अपोजिशन में थी उनकी जानिब से एहतजाज किया गया था। यही सूरत हाल इस वक्त भी दिखाई दे रही है। असल अगर आप आवाम को रिलीफ फराम करना चाहते हैं तो इख्तियारात को जो है वो ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल करने की जरूरत है। सबसे अहम किरदार होता है यूनियन काउंसिल का या यूनियन कमिटीज का। तो उन यूनियन काउंसिल्स को, यूनियन कमिटीज को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है ताकि आवाम जो है वो अपने जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं, इलाकों के मसाइल हैं, वो बर वक्त और नियरेस्ट मकाम से जो है वो हल करवा सकें। सही। तो रिजवान साहब, ये जो टाउन सिस्टम है, आपको लगता है कि इसमें जो इख्तियारात हैं इसको निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा जिस तरह से पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में था? देखिए, इसका आसान सा मैं आपको फार्मूला बता दूं कि डीएमसीज में ये हो रहा था कि एक डायरेक्टर वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो उसको पूरे जिले को देखना पड़ रहा था। जो कि एक जो शेयर लाने के मुताबिक बना हुआ था। टाउन में जो है वो हुदूद और रुकबा जो है वो कम हो जाता है और वही डायरेक्टर सिर्फ एक टाउन को देखता है, तो उसके लिए उन मसाइल को हल करना आसान होता है। सबसे बड़ा फायदा जो है टाउन के क़याम का वो ये है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि टाउन सिस्टम जब नाफिज हो जाता है तो आवाम को जो है वो मसाइल के हल के लिए दूर दराज सफर से वो बचेंगे। और इससे भी सबसे बढ़कर जो बात है वो यूनियन काउंसिलों की मजबूती की बात की जा रही है इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में। तो अगर बाइख्तियार कर दिया जाता है यूसीस को, उनकी फंडिंग में इजाफा कर दिया जाता है तो मजीद सहल हो जाएगा आवाम के मसाइल को हल करने में और उनकी जो शहर के जो मामलात हैं, बल्दियाती निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है उसको हल करने में काफी मदद हासिल होगी। रिजवान थोड़ा सा आपसे ही कहूंगा, अगर हम देखें माजी के अंदर, अगर हम चले जाएं, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, वसीम अख्तर, ये तमाम के तमाम कहते रहे कि मेयर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर शहर पे इख्तियार नहीं होता। शहर इतनी एजेंसियों में और तरक्याती उसके अंदर बटा हुआ है कि इस हिस्से में आप काम कर सकते हैं, तो इस चीज को कैसे निकालेंगे काम करने की? मुस्तफा कमाल तो बरमला कई दफा इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि शहर कायद के अंदर मतलब जिस तरीके से मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, सब कुछ हैं, तो कराची तो समझ में नहीं आता कि किसके हाथ कहाँ शुरू और कहाँ खत्म हो गया। देखिए महमूद साहब, इसके लिए सबसे जो अहम मुतालबा है ना, वो मुतालबा इस हमें तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी जो है वो बिल में दिखाई नहीं दिया है, और वो ये है कि तमाम जो इदारे हैं ना, बल्दियाती इदारे जितने भी हैं दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देखें तो वहाँ पे तमाम बल्दियाती इदारे एक छत तले होते हैं, एक रूप तले होते हैं। उसकी वजह से जो है वन विंडो ऑपरेशन जो है वो बहुत कामयाब प्रोसीजर रहा है। माजी में भी हमने देखा, और तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर उन शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी वन विंडो ऑपरेशन होता है। आपको सैविज का मसला है, आपकी सड़क टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट का मसला है या पानी नहीं आ रहा, वो एक जगह पे जाके कंप्लेन कर रहे और वहां से मसला सॉल्व हो। लेकिन बदकिस्मती से इदारे तीतर बटेर होने की वजह से आवाम की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं और ये मसाइल भी बढ़ रहे हैं।
तो मजीद जो है वो अपोजिशन का भी जो मुतालबा है उस मुतालबे में भी इस बात की झलक दिखाई देती है कि वो भी यही चाहती है कि वन विंडो ऑपरेशन का जो है निज़ाम वो जो है लागू कर दिया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो और शहर के मसाइल भी कम हो। लेकिन जो अपोजिशन का एहतजाज है वो फौरी तौर पर जो जिस तरीके से शुरू हुआ है वो नामुनासिब दिखाई दे रहा है। इसके लिए वेट एंड सी वाली पॉलिसी होनी चाहिए थी, नेगोशिएशन होनी चाहिए थी और ये देखना चाहिए था कि गजट नोटिफिकेशन के जरिए क्या क्या मजीद बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद रिजवान हमारे साथ मौजूद थे। जी महमूद साहब, अगर कराची के हम मसाइल की बात करें, एक तो सबसे बड़ा मसला बल्दियाती इदारों को फंड्स नहीं दिए जाते, फिर इख्तियारात की कमी है। दूसरा एक और बड़ा मसला ये भी है कि वसाइल की कमी है। कराची की आबादी की अगर बात करें तो जो डॉक्यूमेंटेड है वो तो 1.5 करोड़, लेकिन 3 करोड़ के करीब आबादी पहुंच गई है। जब तक उसके आप एक घर का भी बजट बनाते हैं तो आप लोगों का आपको पता होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप बनाते हैं ना, आपको पता ही नहीं कि लोग कितने हैं, आपको वसाइल उतने कैसे मिलेंगे फिर। बट यही वजह है कि जब भी आपके मुल्क में सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है, उस पर सवालात उठते हैं जी। आपके घर में आपको पता है कि आपके घर 8 अफराद का कुंबा है तो आपको इसके इतने 4 बच्चों की फीस जाएगी, बीवी का ये खर्च है, आदमी का ये खर्च है, एक बजट बनाया जाता है। और इसीलिए आप मरदमशुमारी कराते हैं कि हर 2 साल 5 साल बाद आबादी कितनी बढ़ गई, कितना लोड बढ़ेगा, इनको कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, कितनी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, कितनी गैस की रिक्वायरमेंट है। ये तमाम डाटा मरदमशुमारी की बेस पर दुनिया भर के ममालिक में होती है। लेकिन जब आपकी मरदमशुमारी गलत होती है, सियासी जमातें चीखती रहती, मतलब एक आम आदमी को भी, कराची में रहने वाले को पता है कि कराची की आबादी 1.5 करोड़ नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। कराची आज जो है वो नूरियाबाद तक जाकर एक वक्त आएगा, हैदराबाद से फैल चुका है। इधर आप देखें 63 टाउन और सुरजानी, मतलब कराची का अगर सदर को हम मरकजी मुकाम मान ले तो उसके बाद हर तरफ चारों तरफ 25-25 किलोमीटर तक आबादी हो चुकी है। तो यकीनन जब तक सेंसस नहीं होगा, आपको यही वजह है कि आज नलकों में पानी नहीं है, चूल्हों में गैस नहीं है, पेट्रोल आपको महंगा मिल रहा है, सब्जियां आपको महंगी मिल रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि शहर की आबादी कितनी है, उसकी ग़िज़ाई उसको कितनी चीजें चाहिए, उसको गैस कितनी चाहिए, उसके हिसाब से प्लान होगा कि जी इतने मिलियन मुकब फुट गैस जो है वो कराची को चाहिए। अब आप चाहे कतर से करें, बांग्लादेश से करें, कहीं से भी करें, आप उसको इम्पोर्ट करें। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि आपको शहर की आबादी नहीं पता। और बिल्कुल आपने सही कहा महमूद साहब, आबादी का पता होना बहुत ज़रूरी है और तभी हम अपने जो है वसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई तो उसी मुताबिक उसी हिसाब से होती है ना, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, हर चीज़ की, आपके फंड्स की। इवन जब आपको पता हो कि आपको कितने लोगों को कितने लोग हैं जिसको आपको ये देना है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएंगे कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने जो है ख़ुद को सरेंडर कर दिया, गिरफ़्तारी दे दी। और नैब ने पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार किया। और उनका ये भी कहना है कि पहली बार जेल जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल घबराऊँगा नहीं और किसी भी बात से उनको डर नहीं है। उन्होंने ख़ुद सरेंडर करने का हुक्म दिया। इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे महमूद साहब, आगा सिराज दुरानी ने देखा हमने ख़ुद सरेंडर कर दिया और जो नैब की टीम है उन्होंने उनको अदालत के बाहर से ही गिरफ़्तार किया। जी पीपल्स पार्टी का यकीन बड़ा नाम, और फिर सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी, काफ़ी तवील उनका कैरियर और पॉलिटिकल। कल वो इस्लामाबाद में थे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ जो है वो 4 घंटे तक वो अदालत के प्रेमिसेस में मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। और आगा सिराज दुरानी का यही कहना था कि इससे कबल भी हम सियासी तौर पर और जमहूरी कार्रवाइयों के लिए हम अदालत और जेल भी जाते रहे, गिरफ्तारी भी दी है। और दूसरी तरफ जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ, अपोजिशन को उसकी तरफ से। अब देखना है कि उन्होंने गिरफ्तारी देकर अपने आप को पेश कर दिया है। अब नैब तहकीकात क्या करती है और उन पर जितने भी इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात क्या होती हैं और उनके क्या नताइज सामने आते हैं। लेकिन एक बहरहाल ये बड़ी खबर है कि सिंध असम्बली के जो स्पीकर थे कल वो सारा दिन मीडिया की जीनत बना रहा और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में थे, 4 घंटे तक रहे वहाँ पर, जहाँ से फिर नैब ने उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने खुद ही मतलब दे दिया, उनका ये कहना था कि मेरे हाथ साफ हैं और मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। अब तहकीकात जो है वो नैब करेगा, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अगर तो वो होंगे तो उसके बाद फिर जो भी वो प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन ये है कि उन्होंने खुद
ये लेकिन बड़ी बात ये कि सिंध असेंबली के स्पीकर हैं, आपने उनको यकीनन गिरफ्तार अच्छा किया महमूद है। साहब, हम देखते हैं कि नैब जो है कई गिरफ्तारियां अब तक कर चुका है, कितने सालों से जो है वो केसेस नैब में चल रहे हैं। अभी तक नैब जो है किसी भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, मतलब किसी भी करप्शन साबित करने में क्यों कामयाब ये कि नहीं? अब नैब का जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर यकीनन मुख्तलिफ जगहों से उंगलियां तो उठ रही हैं और वो करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि हुकूमत का एक हिस्सा है और एक इदारा है, अब वो उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज है, उसके अंदर काम करके ज़ाहिर बात अगर किसी ने कोई जुर्म किया होता है तो वो तो कभी भी नहीं मानता और बेगुनाह होता है तो वो ज़ाहिर बात वो छूट जाता है। और यही वजह है कि आगा सिराज दुरानी ने खुद जो है वो गिरफ्तारी दी है। उनका यही कहना है कि आप तहकीकात करें, जो तहकीकात के नताइज होंगे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं इससे कबल भी जेल भी आ चुका हूँ, गिरफ्तारियां भी, और उनका यही कहना है कि अपोजिशन को जो है वो सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। सही, अब देखना ये है कि किस किस्म के जो चार्जेस हैं उन पे लगाए गए हैं और वो साबित होते हैं या नहीं, ये तो नैब ही बताएगी। आगे चलेंगे, बात करेंगे कायद में जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। बड़े ही अफसोस के बाद कि हम एक ऐसी सोसाइटी में सांस ले रहे हैं, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात हैं ख़वातीन के साथ, उसमें बिल्कुल भी कमी देखने में नहीं आ रही। आए दिन हम देखते हैं कि शौहर और बीवी के झगड़े में शौहर बीवी को या तो तेज़ाब फेंक देता है या मार देता है उसको। इसी तरह अगर कोई लड़की शादी से इनकार कर दे तो उस पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, या एक्स उसका हस्बैंड वो भी जब तलाक़ के बाद बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंक कर चला जाता है। बहुत आसानी से ये तेज़ाब मिल कैसे जाता है, और ये जो सफाक जुर्म करने वाले हैं इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ क्यों नहीं मिलती, इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, एक और वाक़या पेश आया है महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी में। शादी से इनकार के बाद जो है लड़की पर वो तेज़ाब फेंक दिया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, किसने वाक़यात इस तरह हम देख चुके हैं कि लड़की ने शादी से इनकार किया तो लड़के ने तेज़ाब फेंक दिया। इतना आसान है, इतना सफाक, मतलब इतना संगीन जुर्म करना। कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए ना, कि जिन्होंने तेज़ाब जैसी एक इंतहाई मौलिक चीज़ को इतना इजी एक्सेसिबल बनाया हुआ है कि हर आदमी जाके ख़रीद सकता है कि जी मुझे अपना वॉशरूम धोना है या मुझे अपना कुछ भी करना है, वो तो 150 रुपये में जाके हर किस्म का तेज़ाब हाईली कंसनट्रेटेड भी खरीद सकता है, और वो तेज़ाब जाके किसी भी मुकामी मार्केट से खरीद लेता है। इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, दुकानों में चले जाएं, गली मोहल्ले की तेज़ाब आपको इजीली वहां पे बोतलों में रखा हुआ मिल जाता है। आपने जनाब 40 रुपए की बोतल ली और किसी को भी आपको निशाना बनाना है, अब नहीं पता, अब असला लेकर जाएगा तो पता है कि इसके हाथ में टीटी पिस्टल गन है, लेकिन तेज़ाब की बोतल आप लेके जा रहे हैं, जैसे ही आप आए आपने जनाब फेंक दिया, उसके बाद वो तो अपनी जान से गई, अपनी जिंदगी से गई। कानून साजी की बड़ी सख्त जरूरत है, और पूरी मतलब साउथ एशियन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा है। हमसाया मुल्क में तो इस पे कई फिल्में भी बनी, और ये बड़ा एक इशू है औरतों को महफूज करने के लिए, कि मतलब मर्द की तरफ से सबसे ज्यादा इजीली चीज है। आप असला लेंगे, लाइसेंस नहीं है, इधर से उधर से लेंगे, ये लेकिन तो आप किसी को मार दें, इतनी बुरी तकलीफ है ये, और हमारे किसी को जलाकर उसका पूरी शख्सियत ये खत्म भी जो कर खातून देना। है ये 40% तक जल चुकी हैं, और उन पे ज़ाहिर बात फिर उसके बाद जिंदगी गुजारना एक। अब दूसरा यही होता है, आपने तो उस पर तेज़ाब फेंक दिया, चले गिरफ्तार हो गया, सजा होगी, कब होगी, लेकिन उस लड़की की तो जान सारी गई। जिंदगी खराब हो गई। बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं कि जो इसके लिए काम भी कर रहे हैं, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह कि इसका एक्सेस इतना इजी नहीं होना चाहिए। और महमूद साहब, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि तेज़ाब लेना कितना आसान है। वैसे तो आप NIC के बगैर, और आप किसी को दे भी नहीं सकते, रीज़न आपको पूछना होता है, उसके बाद आपको NIC उसका लेना होता है, उसके बाद लेकिन आसानी से चंद पैसों में बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आपको तेज़ाब की बोतल दे दी जाती है। तेज़ाब में वही आपसे कहा ना कि हम एक स्टेप आगे तो जाते हैं, फेंका उसने इसलिए कि उसको इजीली मिल गया। ये पिछले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे तेज़ाब गर्दी के वाकयात में इसलिए इजाफा हुआ है कि माशरे के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों में राब्ता नहीं, समाजी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आपके है कि, और ज्यादातर केसेस में यही देखने में आता है कि जो है उसे कहते हैं, और ज्यादातर ये कि जिसकी अगर किसी ने मोहब्बत के नाकामी में शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं दिया, उन सारी चीजों में ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं, इसलिए कि उसको इजी विक्टिम है, आपने इजीली उसको एक्सेसिबल है, तेज़ाब लिया आपने, उस पर जाके फेंक दिया। अब जाहिर बात है उसकी तो जिंदगी गई। बहुत सारी खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं, और जो बच जाती हैं उनका चेहरा भी जो बहुत ज्यादा वो इस तरीके से हो जाता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल अपाहज हो जाती है, फिर उनकी शादी और अगली जिंदगी गुजारने में
सही। उनको बड़े मसले तो होते हैं। सब आपको क्या लगता है, कोई नफ्सियाती मसला है, यकीनन। अदम बर्दाश्त की कमी है, या फिर बदले की आग है जो मतलब इतनी ज़्यादा है, जो इतना इबरतनाक, मतलब ऐसी लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए ऐसा जुर्म करने वालों को? असल में बस ईगो है, आदमी की ईगो। वो समझता है कि मेरी बड़ी जल्दी हर्ट हो गई, अगर उसको शादी से किसी ने मना कर दिया या कुछ भी हुआ तो दुनिया तो खत्म नहीं हो गई। और सोशल इश्यूज इसके अंदर बहुत ज्यादा है। हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनको काम करना चाहिए। माशरे के अंदर जो इतनी सख्ती आ गई है, उस सख्ती को दूर करने के लिए मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको उजागर करना चाहिए। तालीम की कमी है, तालीम का फुकदान है, शऊर नहीं है, सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है माशरे के अंदर, अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, रवादारी नहीं है, ये तमाम। और फिर मजहब से भी दूरी है, और फिर मजहब से भी दूरी है। जाहिर बात है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है कितनी है। तो ये एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर कि जो ऐसे घिनौने काम में मुलव्वस होते हैं उनको इबरतनाक सजाएं नहीं होती। अगर वो उनको सजाएं हों तो यकीनन आगे इस तरह के वाक़यात ना हो, उसमें कमी आए। तो सबसे बड़ी बात सजाओं की है। अगर ऐसे लोगों को, ऐसे मुल्ज़िमान को सजाएं मिलें और इबरत का निशान बनाया जाए तो इस किस्म के केसेस में कमी वाक़ई हो सकती है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करेंगे क्रिकेट की। शाहीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और क्रिकेट मेला 27 जनवरी से सजेगा। और आपको बताएं कि पहला जो मैच है, इफ्तिताही मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के 15 मैचेस कराची में, 19 लाहौर में खेले जाएंगे और इवेंट का फाइनल जो है वो 27 फरवरी को खेला जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है और शाहीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी भी है। जी महमूद साहब क्या कहेंगे PSL की? हाँ, PSL जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है और 27 जनवरी से जो है, पहले ये फरवरी में होता था लेकिन चूंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना और पाकिस्तान के मसरूफियत है दीगर खिलाड़ियों की भी, तो इसका शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा पीछे किया गया है। इफ्तिताई मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैंपियन जो है वो कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के 15 मैचेस जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में होंगे। 19 मैचेस जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे और इसका फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। 22 दिसंबर को जो है वो ऑप्शन होगा लाहौर के अंदर खिलाड़ियों का, जो और कुछ खिलाड़ियों की कैटेगरीज भी चेंज की गई हैं, जैसे शोएब मकसूद वगैरह है वो डायमंड से जो वो प्लेटिनियम उसके अंदर कैटेगरी में आए हैं। तो यकीनन बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कराची किंग्स ने जो है वो अपना कप्तान, पहले के दिफाई चैंपियन इमाद वसीम थे उनके कप्तान, लेकिन इस साल से जो है जो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जो कि 6 साल से कराची किंग्स का हिस्सा हैं, वो कराची किंग्स की क़यादत करेंगे। और जो कराची किंग्स के ओनर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक जो फास्ट बॉलर हैं अजहर महमूद, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना कोच जो है वो नामजद कर दिया है। तो अब पिछले कुछ दिनों से जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, पेशावर ज़ल्मी हो और कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, कराची किंग्स हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, मुल्तान सुल्तान, तो इनकी सरगर्मियाँ सोशल मीडिया पे भी शुरू हो गई और एक्टिव हो गए। तो यकीनन पाकिस्तान जिस तेज़ी से क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, आज भी शाहीन जो है वो ढाका के अंदर दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और उम्मीद है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी जीत के, पहला चिटागांग में जीत चुके हैं, दूसरा जीत कर वो अपनी क्लीन स्वीप करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। PSL की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक 7 एडिशन हो गए। PSL में किसी किस्म की कोई करप्शन, वरना दीगर हमने जितनी भी लीग्स देखी हैं, कैरेबियन लीग देखी, बांग्लादेश के अंदर लीग होती है, श्रीलंका में लीग होती है, इंडिया के अंदर लीग होती है, उसके अंदर माली मामला बहुत ज़्यादा होते हैं कि खिलाड़ियों को पेमेंट्स नहीं मिलती, खिलाड़ियों के बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि PSL के अंदर इस किस्म के कोई मामलात नहीं हुए। साइज PSL का छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है कि अब ये पिछली दफ़ा जैसे कोविड की वजह से कुछ मैचेस डिले हुए थे, कैंसिल भी हुए, दुबई को शिफ्ट किया गया, लेकिन इस साल लग रहा है कि ये मैदानों में होगी और लोग तमाशाई ग्राउंड में आके देखेंगे। बिल्कुल। और कराची, लाहौर और जो है लाहौर और कराची में इसके मैचेस खेले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो मैच का शौक़ है, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी, एक ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और इस वक्त मैंने ये जो अजरक पहनी हुई है, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मौजू के हवाले से बात करने वाली हूँ। दिसंबर का मंथ है और दिसंबर का पहला वीक जो है वो आप सब लोगों को पता है कि वो सिंध कल्चर डे के हवाले से मनाया जाता है। जो दिसंबर का पहला वीक है, जो पहली इतवार है, उसमें जो है ये सकाफ़ती डे मनाया जाता है जिसको सिंध कल्चर डे का नाम दिया गया है। जिस तरह इंटीरियर से लेकर पूरे कराची में जो हमारे बाहर मुल्क में भी जो सिंधी रह रहे हैं वो बड़े शौक़ से मनाते हैं इसको, और मुख्तलिफ रंगारंग तकरीब होती हैं। हमारा जो बड़ा इवेंट होता है वो प्रेस क्लब कराची के बाहर जो है ना, संडे को बड़ा इवेंट होता है और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं काफ़ी स्कूलों में। इस तरह के हम बड़े शौक़ और जज्बे से मनाते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ हमारे जो रवायती अजरक है, टोपी है, शाल हो गई, जैसे वो बास्केट हो गई, तो बड़े तायफ भी एक दूसरे को देते हैं। बड़ी ईद की तरह हम मनाते हैं, बड़ी खुशी होती है, हम इंजॉय करते हैं काफ़ी। बिल्कुल। और सिंध की अगर तारीख देखें तो बहुत सदियों 500 साल पुरानी तारीख है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। हेरिटेज की अगर बात की जाए और सकाफ़त की बात की जाए तो ये जो टोपी और अजरक जो आप तोहफे और तहाइफ देते हैं, जी, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक मोहब्बत का पैगाम है? जी, मोहब्बत का पैगाम है। हमारे जो है ना हर साल तरह जो है ना ईद की तरह मनाते हैं हम बड़े जोश और जज्बे से। तो हमारी ये बिल्कुल ही अच्छा इवेंट होता है। काफ़ी हम हमारे साथ वो जो दूसरी कौमें हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा प्रोग्राम होते हैं। जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग हमें देख रहे हैं और ख़ास तौर पे ये सिंधी कल्चर डे है उसके हवाले से, कि उसके मकसद को अगर आप बयान करना चाहें? जी जी। हमारी सिंधी कौम मेहमान नवाज है और मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है और सिंध पुराना साल तहजीब है, हमारी सकाफ़त है। और ये जो अजरक और ये जो टोपी बनती है, बड़ी मेहनत इसमें लगती है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में डिफरेंट कलर्स इसमें ऐड किए जाते हैं। तो जो ख़वातीन हैं सिंध की वो तो हमें पता है, नो डाउट बहुत मेहनती हैं। तो कितनी मेहनत से इसको बनाया जाता है? काफ़ी मेहनत लगती है मैडम इसमें बनाने में और काफ़ी जज्बे शौक़ से बनाते हैं। जी सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असदुल्लाह साहब आपका। और अभी हम आपको विश करते हैं कि इसी तरह आप मनाते रहें और हम लोग भी इसमें शामिल होते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज से मनाया जाता है। हमारे साथ वाजिद अस्फहानी भी मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। उनसे जान लेते हैं कि आज जो है वो छुट्टी का दिन है। लोग छुट्टी का दिन जो है यूजुअली ज़्यादातर नाश्ते के लिए बाहर जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो आइए जानते हैं कि उनसे पूछते हैं इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से जो है सुबह का नाश्ता लोग कर रहे हैं। जी वाजिद, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आज शहर कराची की क्या सूरत हाल है? लोग किस तरह नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं? वेदर के हवाले से बात करें, क्या मौसम है कराची का और कहाँ पर आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद हैं नाश्ते के लिए? जी ज़हरा, वैसे तो कराची में हफ्ता इतवार को अमूमन लोग हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, लेकिन एक आम नाश्ता जो है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हफ्ते के 7 दिन लोगों को मैसर होता है और लोग वो उससे अपना सुबह का आगाज़ करते हैं, वो है चाय पराठा या अंडा पराठा। और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी क्रॉसिंग में और यहाँ भी हम देख रहे हैं होटल में, और ज़्यादातर यहाँ तो होटल्स में जो हैं वो चाय पराठा या अंडा पराठा लोग बड़ी रग़बत से खाते हैं। इस वक्त 2 लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या वो अंडा पराठा ही डेली खाते हैं नाश्ते में या फिर हलवा पूरी भी इनकी पसंदीदा डिश है? अंडा पराठा तो हम वैसे अमूमन होटल पे आके खाते हैं। यहाँ पर घर पे जो है वो अभी आजकल गैस नहीं है, आपको पता है, तो यहाँ पर आके सस्ता भी पड़ता है। और ये हम वैसे आम दिनों में तो हम घर में पापे वगैरह और ये नाश्ता सुबह में करते हैं। नहीं, मतलब वीकेंड्स होते हैं ना, लास्ट के डेज़ होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एंजॉय हो जाए, बाहर सैर तफरी हो जाए, तो इसलिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। अब मैं पूरी रात का जाग के सुबह आया हूँ नाश्ता करने। बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह आपने देखा, बता रहे थे कि वैसे तो अमूमन कह रहे हैं कि आजकल गैस की प्रॉब्लम है, सुबह गैस नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा आउटिंग भी हो जाती है इस बहाने। आपको पता है जैसे कराची वालों की जो आउटिंग है वो सबसे ज़्यादा खाने पीने पे, क्योंकि तफरी मुकामात नहीं है और इन्हीं चीज़ों में लगती है। तो अंडा पराठा एक ऐसी डिश है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कराची वालों के लिए। जी बहुत शुक्रिया वाजिद अस्फहानी, हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची शहर की खूबसूरत बात ही यही है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बेइंतहा हैं और कम रेट्स में मिल जाती हैं। जैसा कि अभी बताया कि आराम से अंडा पराठा
जो बड़े शौक़ से खाया जाता है वो जो है वो 30-40 रुपए में मिल जाता है। तो कराची शहर वाले आज के दिन जो है वो बाहर का रुख करते हैं और नाश्ता अपना एंजॉय करते हैं। और एक और मसला भी है, क्योंकि आजकल कराची वालों को शदीद गैस बहरान का सामना है, तो उनके लिए आसान बात यह है कि वो बजाय इंतज़ार करें गैस के और गैस प्रेशर नहीं है तो वो बाहर से जाकर जो है वो नाश्ता करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आपको बताएंगे माल का हाल, जहां पर हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट करेंसी के रेट्स आज क्या चल रहे हैं। आइए देखते हैं। जी ये तो था माल का हाल। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे सूरज ग्रहण के हवाले से। आपको बताएं कि रवा साल का आखिरी सूरज ग्रहण जो है वो आज हो रहा है, और लेकिन सूरज ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:29 पर होगा। मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे होगा और सूरज ग्रहण का जो इख्तिताम है वो 2:37 पर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका में नज़र आएगा। इसके हवाले से बात करते हैं कि सूरज ग्रहण जब होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे जो सितारे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं कि इस ग्रहण में आपको नहीं करनी चाहिए वो क्या क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मलिक रोज़ीना भट्ट ने, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक रोज़ीना साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया रोज़ीना साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, सूरज ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बात कही जाती है, कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से कि वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको जो है इस ग्रहण में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लोहे या धात जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंची, छुरी। तो ये मिथ्स हैं या ये वाकई सही बात है? फिर उसके बाद हम जो सितारों के हवाले से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो है पुराने ज़माने से कहा जा रहा है तो इस पे यकीनन कोई ना कोई हकीकत तो है ना। और सितारों के लिहाज से भी ये कहा जाता है कि ऐसे वक्त में जिक्र अफ़कार करना चाहिए और तस्बीहात करनी चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब ये ग्रहण लगा करते थे तो वो भी जो है तमाम लोगों को मस्जिद का रुख इख्तियार किया करते थे और जिक्र अफ़कार किया करते थे। जहाँ तक रही प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात या मतलब हामला ख़वातीन की बात, तो उनके लिए भी ये कहा जाता है कि सीधी लेटें, छुरी, चाकू ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें, कोई ना कोई विर्द अपने मुंह पर रखें ताकि मामलात उनके बेहतर रहें। तो ये चीज किसी हद तक जो है ये सच है। सही, इसमें एहतियात आप एहतियात करेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ ही जाती। अच्छा, ये भी कहा जाता है रोज़ीना साहिबा कि आप सूरज ग्रहण को डायरेक्ट ना देखें, और अगर कोई देख ले सूरज ग्रहण को, जिस वक्त ये ग्रहण हो उस वक्त सूरज को देख ले तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं मंफी? जी, उसमें ये होता है कि सबसे बड़ी बात तो खुशकिस्मती की बात ये है कि पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं, हाँ नजर नहीं पाकिस्तान में नजर लेकिन आप लोग देखते भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक रही जिन मुल्कों में नजर आ रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, साउथ अफ्रीका है, ऐसी जगहों में ये नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर इंतहाई दर्जे पर होगा, जैसे इसका इंतहाई दर्जे पाकिस्तान में जैसे 12 बजे के करीब है, अभी आपने बताया ये कि 12 बजे के करीब है, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तो ये 10:30 बजे के करीब नजर आ रहा है। लेकिन मुख्तलिफ शहरों में जैसे कि कराची में जो है ये 11:05 पर नजर आएगा। उसका स्टार्ट जो है वो 11:05 है। लाहौर या पंजाब के इलाकों में जो है वो 10:30 बजे के करीब है। तो इसी तरह ये जो मुकम्मल नजर आएगा ये नजर आएगा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12 बजे। अगर कहीं पे ये नजर आ रहा है
अगर ये कहीं नजर आ रहा है, दिख रहा है, नजर आ रहा है, पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है, अगर कहीं नजर आ रहा है तो इसको देखना जो है, इससे आंखें इफेक्ट कर सकती हैं, आपको जो है ये मतलब प्रॉब्लम, डिनाई का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे वक्त में ना निकला जाए, एहतियात की जाए, सूरज को देखा ना जाए, क्योंकि वो इंतहाई दर्जे पर होता है, तो उससे आपकी बिनाई मुतासिर हो सकती है। सही। और रोज़ीना साहिबा, सितारों की बात करें तो ये एक पूरी साइंस है और हमारी लाइफ का इम्पैक्ट होता है हमारे सितारे जो होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इस ग्रहण का हमारे सितारों पे क्या इम्पैक्ट होता है और कौन से ऐसे सितारे हैं जिस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कौन से ऐसे सितारे हैं जिस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो इस हवाले से हमें डिटेल में बताइए। देखिए, जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है, इस साल में 2021 में चार ग्रहण लगे थे, जिसमें 2 चांद के थे, 2 सूरज। अभी आपने देखा होगा कि अभी ये सैजिटेरियस पर लग रहा है। इसी तरह जब साल का इब्तिदा हुई तो ये 26 मई को जो है बरोज बुध को सैजिटेरियस पर ही चांद ग्रहण लगा था। इस साल का आखिरी ग्रहण भी सैजिटेरियस पर लगा है। तो इस तरह से सैजिटेरियस के लोग, बहुत सारे बेशतर लोग जो है, उनका जो है वो ज्यादातर रोजगार के मसले जो है उनके थोड़े से इफेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो थोड़े से रुकावट, शादियों में थोड़ी सी रुकावट है, अगर मियाँ बीवी में थोड़ी सी चपकलिशत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब आपको मैं बताती हूँ ओवरऑल में जो है वो आपका देखा जाए तो एरीज जो है वो काफी मुतासिर रहा है इन ग्रहण के असर, उनके रोजगार के मसले और घरेलू मसले दोनों एक साथ स्टार्ट हो। तो ये है कि कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा मुतासिर रहा है, काम कारोबार के लिहाज से बेहतरी के जो है वो मामलात अब बेहतर शुरू हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए अगला साल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला। ल्यू के लिए काफी हद तक बेहतरी है, लेकिन ल्यू के कुछ अज़वाजी तौर पे मसले मसाइल जो है इन ग्रहण के अंदर आकर इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में नजर आया है इस साल, रोजगार के हवाले से भी और अज़वाज के हवाले से भी मामला उनके थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। हेल्थ के हवाले से अगर मैं देखूं तो जो है कुछ सितारे जो है प्रॉब्लम में रहे हैं, जिनमें आपका एक्वेरियस आ जाता है, पाइसेस आ जाता है, और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपका विर्गो का भी नजर आया है कि हेल्थ के इश्यूज उनके नजर आए हैं और प्रॉब्लम रही है उनको। ये वो तमाम लोग जो ग्रहण के मामलात में मसले मसाइल का शिकार रहे, वो ग्रहण के सदकात दें, जिक्र अफ़कार करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। ये दुआओं का वक्त होता है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि मामलात उनके बेहतर रहे। उसके अलावा अगले साल के अंदर जो है थोड़े से वबाई मसले जो है वो नजर आ रहे हैं कि वो फिर एक दफा से थोड़ा सा जो है पाकिस्तान के आवाम को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो जरा थोड़े से हेल्थ इश्यूज की मसले हो सकते हैं, तो सरकार देकर अपने मामला को बेहतर करे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उसके अलावा सितारों के हवाले से अगर देखा जाए तो टॉरस के लिए कुछ नई राहें खुल रही हैं। टॉरस जो है वो की पोजीशन में होगा। अगला साल 6 नंबर का है, उसका अदद जो है वो 6 है। जिन सितारों का, जिन लोगों का लकी नंबर 6 है या नाम का नंबर 6 है, या फिर उनकी जिंदगी 6 पे चल रही है या डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 6 तारीख है, तो उनके लिए जो है ये साल काफी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। यानी रोजीना साहिबा, जिन लोगों का स्टार जेमिनाई है, छठा मंथ है, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा साल साबित रहेगा, कुछ तब्दीलियां आएंगी। एक तब्दीली का साल आ रहा है उनके लिए जिनका 6 तारीख की पैदाइश है, या जेमिनाई जो है उसके लिए भी बेहतरी का साल आ रहा है। उनके लिए जो है जून के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये शुरू का टेन्योर जो 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च, उनके लिए फरवरी का महीना भी काफी हद तक बेहतरी की पोजीशन बना रहा है जेमिनाई के लिहाज से। उसके अलावा ल्यू के लिहाज से जो है जनवरी स्टार्ट जो है वो काफी लोगों के लिए बेहतरी की पोजीशन बना रहा है। कारोबार के लिहाज से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक्वेरियस के लिहाज से जो है ये साल बहुत अच्छा है, मामलात अच्छे रहेंगे। कैप्रिकॉर्न के लिहाज से भी जो है जनवरी, अगस्त और अक्टूबर के बाद के मामलात बहुत अच्छे हैं।
तो जब अच्छा साल आता है तो हम हमेशा अच्छाई की बात करते हैं। लेकिन मैं एक बार और दोबारा कहना चाहूंगी आपके चैनल के हवाले से कि वबाई अमराज आते हैं और चले जाते हैं। कोशिश ये करें कि जिक्र अफ्तार बना दें, क्योंकि जब मामला इस तरह के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह का मामला अगले साल की थोड़ा सा टैकल करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जिक्र अफ्तार करें, एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर में जरा कोशिश करें कि तकरीबात में अफराद को कम बुलाएं ताकि मामला बेहतरी की सूरत में आए। सही। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें स्टार्स के आपने अलग अलग बताए, तो वैसे जैसे हमारा 2020 एक बड़ा ही तकलीफदेह साल रहा, अब 2021 भी इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो आने वाला जो साल है उसको आप कैसे देखती हैं कि वो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए या उसमें भी इसी तरह के मसाइल चलते रहेंगे? इल्म फल्कियात के लिहाज से तो थोड़ा सा जो है वो बेहतरी की तरफ ही आएगा, चीजें बेहतर होगी। लेकिन अपोजिशन के हवाले से जो है वो थोड़े से मामला उनके नजर आ रहे हैं कि वो थोड़ा सा हार्ड टास्क करते हैं। उसके अलावा जो है 6 नंबर जो कि साल का रोलिंग पॉइंट है, रूलिंग नंबर है 2022 का, 3 बार 2 आ रहे हैं, ये का नंबर है नंबर 2। उसके अलावा अगर इसको काउंट किया जाए तो 3 बार 2 आता है, मतलब 6 नंबर। 6 नंबर लग्जरी का नंबर कहलाता है, कहीं ना कहीं से आसानी का नंबर कहलाता है, कहीं ना कहीं से रुपए पैसे की मालियत का नंबर कहलाता है, कारोबार में बेहतरी का नंबर कहलाता है। तो इस लिहाज से अगला साल 2022 काफी हद तक बेहतर जरूर होगा, लेकिन हेल्थ के मसले कुछ सितारों को आकर प्रॉब्लम ला सकते हैं। इसीलिए बस जरा थोड़ा सा, जाहिर पूरी दुनिया के साथ है तो पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा है, वो थोड़े से मामला हमें भी टैकल करने, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना वेस्टर्न कंट्रीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान को इतना मसला नहीं आएगा हेल्थ का जितना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक जी। आप कुछ कहना चाहिए? और जी बताइए। 2022 अगला साल काफी हद तक बेहतर होगा काम कारोबार के लिहाज से, स्टॉक्स के लिहाज से, मईशत के हवाले से, आवाम के लिहाज से और हुकूमती अमूर के लिहाज से काफी हद तक बेहतर होगा। और जब पॉलिसी के लिहाज से भी 2022 काफी बेहतर होगा। सही, बहुत शुक्रिया मलिक रोज़ीना भट्ट आपका, आपने हमें वक्त, और जैसा कि अभी रोज़ीना साहिबा ने बताया कि ये जो अगला साल है वो आने वाला साल कुछ बेहतर होगा पुराने साल की निस्बत, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप वो लोग जो कि जिनको वैसे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं वो अपना सदका निकालें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। और वैसे भी चाँद और सूरज गिरन का होना अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, बड़ी निशानी है, और वो इस बात की बार बार हमें याद दिलाता है, अपने अज़ाब से डराता है। तो आज के दिन इस्तग़फ़ार पढ़ना और नफाफिल जो नमाज है वो पढ़ना, उसका बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो ये आप काम करें। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आदिया नाज, हमारी रिपोर्टर, जो कि हमें बताएंगी कि आज कराची का मौसम कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम आदिया, बताइए आज कराची का वेदर कैसा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर हिकायत के मौसम की अगर आज बात करें तो मौसम जो है वो दिन में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है, और शहर में सर्द हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से रात में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मैक्सिमम टेम्परेचर आज 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, और चूंकि शहर में सर्दी दिसंबर की आमद हो चुकी है तो महकमा मौसमियात का ये बताना है कि दिसंबर में शहर में शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। इसके अलावा जो हवा की रफ्तार है वो शुमाल मशरकी सिम से चलने वाली हवा की रफ्तार तकरीबन 5 नॉटिकल माइल रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 31% है। इसके अलावा आलूदगी की शरह की अगर बात करें तो शहर में आज भी आलूदगी बरकरार है, और शाम होते ही आलूदगी शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। आज भी जो कराची है वो दुनिया के 7वें नंबर पर रहा आलूदगी के हवाले से, और इसमें आलूदगी के ज़र्रात की जो शरह है वो तकरीबन 169 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी मौसम के हाल के हवाले से। सर्दियों की आमद हो चुकी है, इसलिए इस मौसम में आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का, क्योंकि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी इसकी शिकायत बढ़ जाती है। तो अपने आप को प्रॉपर कवर करें, बच्चों को प्रॉपर कवर करें और जो मौसम के फल और सब्ज़ियाँ हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से और आपको बताएंगे कराची के एक ऐसे इलाके के बारे में जो जहां एक अरसे से कचरे और मलबे के ढेर लगे हुए थे, लेकिन एक शानदार अर्बन फॉरेस्ट की वो शक्ल अब इख्तियार कर गया है। और कराची के इलाके जो क्लिफ्टन है उसमें 20 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन गया है और जहाँ कराची के रिवायती फूल और दरख्त खूब फल फूल रहे हैं। और ये जो फॉरेस्ट बनाया है एक बड़ा ही अच्छा काम है और किस तरह से इनिशिएटिव इसका लिया गया, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मसूद लोहार साहब ने, जो कि फ़ाउंडर हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के। उनको वेलकम करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। 20 एकड़ पार्क जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट है वो माशाल्लाह आपने लगाया और जिस तरह से वो आगे लेकर आप चले हैं, तो बताइए जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले ख्याल कैसे आया, क्या सोचकर ये अर्बन फॉरेस्ट का आपने सोचा कि नहीं ये होना चाहिए और मैं जो है वो इनिशिएटिव लेता हूँ उसका? पहला लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना का, तो उस वक्त ये फील हो रहा था कि शायद पता नहीं ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे या कोई मास स्केल पे लोग मरेंगे। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल मर जाते हैं तो अल्लाह के सामने क्या ऐसी चीज़ है जो हम बताएंगे कि हमने की है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, नेचर को भी फ़ायदा हो और हम अपनी आखिरत भी ठीक कर सकें। तो फिर मैंने अपनी पैसे लगा के एक बहुत बड़ी नर्सरी लगाई और फिर जब ये डिसीजन का वक्त आया कि कहाँ लगाना चाहिए, तो मैंने कराची को सिलेक्ट किया, इसलिए कि कराची की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ ग्रीनरी भी नहीं है और हीट वेव्स का बड़ा इशू है। तो उस वक्त के एनवायरनमेंट के जो एडवाइज़र थे सिंध गवर्नमेंट के, जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे मैंने जाके मुलाकात की। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने ये ज़मीन जो है इसकी NOC दी कि आप इधर आके कर लें, इधर ज़रूरत भी है, इधर कर लें। तो फिर हमने शुरू किया, लेकिन वहाँ चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि ये जगह जो थी ये कचरे और डेब्रीज और प्लास्टिक की से भरी हुई थी। तो फिर हमने वो साफ करके बाहर से हम मिट्टी ले आए और वो लगा के फिर हमने 62 डिफरेंट स्पीशीज़ के पौधे लगा के ये मिसाल कायम कर दी कि ये बात गलत है कि कराची में कोई चीज़ नहीं हो सकती। सही। तो आपने जब इनिशिएटिव लिया तो पहले फिर आप उसके पास गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया या आपने जब बना लिया फिर उसके बाद आप? नहीं, वहाब साहब की मुसलसल सपोर्ट रही, उन्होंने ऑन किया, लेकिन फाइनेंस शुरू में जो है वो तो हमने सेल्फ फाइनेंस था, सारा हमने अपने पैसे लगाए। जी जी। तो बाद में इनकी सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो बड़ा सपोर्ट भी किया और उन्होंने फिर हमें इमदाद भी दिलवाई। बिल्कुल, कोई भी ऐसा काम आप अगर आप कर रहे हैं जो कि आपके मुल्क के लिए, आपके शहर के लिए बेहतर हो, तो हुकूमत उसमें सपोर्ट करती है। बस हमें वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हुकूमत सिंध ने सपोर्ट किया है। मुझे ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बहुत रेजिस्ट किया है और हालांकि ये इमरान खान साहब का एजेंडा था, हमने उनसे इंस्पायर होकर ये किया, उनका मंसूबा, लेकिन ये कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमें कॉर्नर किया, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने हमारे साथ हाथापाइयाँ की, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। चलिए, जो मैं समझता हूँ जब आप एक अच्छा काम करने जाते हैं तो यकीनन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल है उनमें से ये एक मुश्किल आपने फेस की। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इसमें कितने दरख्त और कितने फूल और पौधे हैं? और मैं देख रही थी तो इसमें मैंने देखा कि 115 जो बर्ड्स स्पीशीज़ हैं वो उनके लिए आपने जो है वो पौधे लगाए गए हैं, तो उसके बारे में मैं कराची के लोगों को और पाकिस्तान के सब लोगों को मुतवज्जह करके कह रहा हूँ कि अगर आपने ये देखना है कि 10 महीने के अंदर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर कैसे की जाती है, तो आप क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट चले आए। आपको प्लेन पेरिनिया, स्केली ब्रेस्टेड मोनिया, आपका वार्बलर्स, ये मैं बर्ड्स के नाम बता रहा हूँ जो बड़े रेयर बर्ड्स हैं, मतलब कराची के हिसाब से बहुत रेयर है। इंडियन सिल्वर बिल, फिर फ्लेमिंगोज, 5-7 किस्म के हिरॉन्स
आपके पिलोवर्स, कर्ल्यू, ये सारे बर्ड्स के नाम ले रहा हूँ, ये सारे बर्ड्स वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मतलब हमें तो कुछ 3-4-5 बर्ड्स के लोगों को नाम पता होते हैं, इतनी स्पीशीज़ हमें नहीं पता। तो अगर आपको देखनी है मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स तो आप अर्बन फॉरेस्ट का विज़िट करें। और ये भी मैंने सुना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, वो वहाँ पर विज़िट करते हैं। जी, कराची यूनिवर्सिटी के, डो यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी, बिकन हाउस, मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे सैकड़ों की तादाद में आते हैं। तो हम देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया गया था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ NGOs हैं, वो भी पौधा लगाने की बात करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप एक पौधा लगा देते हैं तो उसकी देखभाल नहीं करते, उसको एक टाइम चाहिए होता है, कुछ साल चाहिए होते हैं उसको बड़ा होने में, तब वो फिर जाके खुद खड़ा हो जाता है। तो वो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो लैकिंग है? देखें, जब मैं आया था तो मैं टेंट में रहता था। हाँ। 4 महीने मैं टेंट में रहा हूँ। जी। मेरी टीम पूरी हम टेंट में रहते थे, अभी भी आधी हमारी टीम टेंट में रहती है, आप आके देख सकते हैं। हाँ। मैंने अपने लिए एक झोपड़ी बना ली है, हम वहाँ झोपड़ी में मैंने ऑफिस बना लिया है। 24/7 नहीं, जिंदगी का ऑब्जेक्टिव यही बना लिया है। तो हम ये नहीं है कि पौधा लगा के भागने वाले हैं, बल्कि हमने और भी जगहों पे पौधे लगाए। शायर फैसल पे लगाया हमने, फेडरल बी एरिया में लगाया है, शहदा रॉय के स्कूल में लगाया है, मुख्तलिफ जगहों पे हमने लगाया है। तो वहाँ हमारा प्लान यही है कि हम उनको 5 साल तक मॉनिटर करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है। सही, एटलीस्ट 5 साल आपको उसकी टेक केयर करना पड़ती है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है। 3 से 5 साल। सही। और कराची जैसा जो शहर है बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आप अगर बात करें पोल्यूशन की तो बहुत ज़्यादा आबादी है, ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। हमारी जो फ़िज़ा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बड़ा ख़राब है। तो ऐसे पौधों का होना, ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करते हैं, ऑक्सीजन आपको फराहम करते हैं, वो आपके माहौल को कितना बेहतर बना रहा है। देखें, कराची में अगर सी ब्रीज ना होती जी तो कराची नंबर 1 होता। अभी लाहौर है एयर क्वालिटी के हिसाब से, एयर क्वालिटी के हिसाब से तो कराची नंबर 1 होता। और कराची में पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 10% रहता है, इट्स अ मिनी पाकिस्तान। वहाँ हीट वेव्स आई हैं, लोग हीट वेव्स की वजह से मरे हैं, बिजली के मसले होते हैं, फ्लडिंग होती है, मतलब हजारों मसले हैं। और मेरी एस्टिमेशन ये है कि अगर इमीडिएट बेसिस पे कराची का 25% ग्रीन नहीं किया गया तो 10 सालों के बाद आप इस शहर में रह नहीं सकते। बिल्कुल, आपने सही। और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है जी, तो जी, जी। 25% कराची का ग्रीन करना हमारे लिए 1 साल का काम है, हम कर सकते हैं 1 साल में। अच्छा। अगर सपोर्ट हो, फाइनेंसेस हो तो 1 साल में कर सकते हैं। और ये जो आपने अभी जो क्लिफ्टन जो 3 एकड़ की ज़मीन पर है, 20 एकड़ की ज़मीन पर है, सॉरी, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी आप क्या समझते हैं कितने % आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो अभी आपने कहा 24% जो है ग्रीन होना ज़रूरी है, तो अगर इसको मिला लें तो कितने? कुछ भी नहीं है अभी। और ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट कराची का जो टोटल लैंड मास है, उसका ग्रीन होगा, मेरे रफ एस्टिमेट होगी कोई 2% ग्रीन होगा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे मसूद साहब, जो लोग हमें देख रहे हैं और इस शहर को हमें ग्रीन करना है, हमें खूबसूरत बनाना है, हमें यहाँ की पोल्यूशन ख़त्म करनी है, और हम हमेशा जो है वो ज़िम्मेदारी हुकूमतों पे डाल देते हैं। अगर हम खुद एक इनिशिएटिव लें तो एक एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है, तो फिर आपको हुकूमत भी सपोर्ट करती है। मेरी सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है बहुत। मुस्तफा वहाब साहब, बिलावल भुट्टो साहब खुद तशरीफ़ ले आए, उन्होंने हमें पौधे भी गिफ्ट किए। लेकिन मुझे अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट का कि अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिली। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को पौधे लगाने के हवाले से, ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से? देखें, अगर हमने पाकिस्तान का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 2% है, ड्रास्टिकली लो है, और हम अगर इसको नहीं बढ़ाएंगे और इंतजार करते रहेंगे कि हुकूमती इदारे करेंगे या फिलहाल इदारे करेंगे, तो ये बहुत गलत बात होगी। हमने एक टर्म कॉइन की है, हमसे कहते हैं सिटीजन्स क्लाइमेट एक्शन, यानी आप खुद कर लें, कोई और नहीं करा आप छोड़ दें, अब हम खुद कर लें, या जो कर रहे हैं उनका हाथ बटाएं। तो मुझे ये कहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर कराची में बहुत ज़्यादा है, और ये सामने नज़र आने वाली चीज़ है। हमने कोई ठट्टा या टंडो बागों में जाके फॉरेस्ट नहीं लगाया, शहर के अंदर है, क्लिफ्टन में आके देख लें, सपोर्ट करें,
हम जैसे लोगों से काम ले लें। वो लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, तो वो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट वहाँ जाकर पौधे लगा सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे और काम हैं जो ले सकते हैं, जो कराची को बेहतर बना सकते हैं, कराची के माहौल को, कराची की आबो हवा को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब आपका, और हमारी दुआ है, विश है कि आप मज़ीद इसको एक्सपेंड करें और कई और फॉरेस्ट इस तरह के कराची में बनाएं। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। जी, हमारे रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स, फल सब्जियों के रेट्स क्या हैं कराची में। जी बसीम, बताइएगा कि आज कुछ कमी देखने में आई है रेट्स में, या उसी तरह महंगाई का सामना है आवाम को? जी, महंगाई से आवाम तो बेहाल है, लेकिन आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि सब्जियों की कीमतों में जो है कमी वाक़ हुई है। जो सब्ज़ी मंडी ज़रा है, उनका बताना है कि 10 के करीब सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 25 से 30 रुपये तक की कमी वाक़ हुई है, और उसके साथ साथ 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं, और 2 सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेकाम है। बिलखुसूस अगर हम अदरक और लहसुन के हवाले से बात करें तो इनकी कीमतों में इस्तेकाम है। ये अभी भी जो है वो इनकी कीमतों में ना इजाफा है ना कमी है। रिटेल में भी हम देख रहे हैं कि अदरक जो है तकरीबन 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक पे फ़रोख्त हो रहा है, और लहसुन जो है वो 320 रुपये, और छिला हुआ लहसुन 330 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मटर जो कि हमने देखा था कि रिटेल की सतह पर 350-400 रुपये तक पहुंच गया था, अब हम देख रहे हैं कि मटर की कीमतों में होश रुपये कमी वाक़ हुई है। मटर जो है वो तकरीबन जो कि होल सेल में 250 रुपये पहुँच गया था, वो अब होल सेल की सतह पर 100 रुपये पे आ गया, और इसी तरीके से रिटेल में जो है मटर 180 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमतों में तकरीबन 60 रुपये तक की कमी वाक़ हुई है। टमाटर जो है वो होल सेल की सतह पर 70 रुपये पे आ गया है, और रिटेल में टमाटर 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ जो फूल गोभी है, बंद गोभी है, इनकी कीमतों में भी जो है वो कमी वाक़ हुई है। 30 रुपये तक ये सस्ते हुए होल सेल की सतह पर, और रिटेल की सतह पर भी हम देख रहे हैं कि इनकी कीमतें कम हुई हैं। मेथी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इनकी कीमतों में भी कमी वाक़ हुई है। बैगन जो है वो भी सस्ता हुआ है, 20 रुपये तक बैगन जो कि होल सेल की सतह पर 40 रुपये तक चला गया था, वो अब 20 रुपये होल सेल पे आ गया है। तमाम जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा है वो है भिंडी जो कि होल सेल की सतह पर जो कि 110 रुपये थी, वो अब 20 रुपये महंगी होकर 130 रुपये पर पहुँच गया। लेकिन तुरई जो है वो 50 रुपये तक महंगी हुई है। होल सेल में तुरई जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो थी, अब हम देख रहे हैं कि 120-130 रुपये पर चली गई है। और इसी तरीके से अगर बात करें लौकी के हवाले से, लौकी भी 10 रुपये इजाफे से जो है 50 रुपये पर चली गई है। जो सब्ज़ी मंडी ज़राए हैं उनका ये बताना है कि चूँकि मौसम सरमा करीब आ रहा है, तो बड़ी मिकदार में जो है वो सब्जियों की रसाई जो है वो मंडियों तक हो रही है काश होने के बाद, तो इसके नतीजे में सब्जियों की कीमतों में किसी हद तक कमी वाक़ हुई है। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार साहब आपका, हमें अपडेट कर रहे थे फलों और सब्जियों के रेट के हवाले से। कुछ चीज़ों में कमी देखने में आई है, लेकिन एज़ यूजुअल बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। कल तो नहीं, मंडे को फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।